हाँ देखिए बेटा, तो important theorem for solving problems. If sum of external forces acting on the system is zero and initial velocity of center of mass is zero, then position of the center of mass of system remains unchanged. Then position of center of mass of system remains unchanged. तो ये कैसे आ रहा है? बिल्कुल सिंपल सा ही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें? क्योंकि आपको पता है पहली कंडीशन क्या कह रहा है, समीशन एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, तो इसने क्या इंप्लाई कर दिया, एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो। ठीक है ना? और सेकंड कंडीशन क्या है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास जीरो। तो जब एक्सलेरेशन भी नहीं है किसी पार्टिकल के पास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, तो वो कहाँ से चलेगा, वो पार्टिकल नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों कंडीशन क्या इंप्लाई कर रही है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ, या डेल्टा कुछ भी कह सकते हैं, अगर एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं तो डेल्टा आर सी ओ एम वैक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, एक्स में तो एक्स में जीरो हो जाएगा, वाई में जीरो, वाई में जीरो हो जाएगा, जेड में जीरो है तो जेड में जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? तीनों में जीरो है तो तीनों में जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसको ध्यान से अप्लाई करें, बट तब करें जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसमें गलती ना कर दें। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल करा रहा हूँ, पहला पहला मैं आपको उसका। थ्योरम तो क्लियर है बेटा, कैसे आई कोई मतलब ही नहीं है, मतलब गलती करने का। दो सिंपल से लॉ जो अभी हमने निकाले। रशिका क्लियर है बेटा आपको बिल्कुल? हाँ, कि जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन नहीं है, ठीक है, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी हुई तो डिस्प्लेस करेगा, बट अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो हो गई, क्योंकि किसी पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सलरेशन भी नहीं है, तो कैसे चल सकता है, वो चल ही नहीं सकता। आप जब पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, जिसको आप फ्री फॉल बोलते हैं, और फिर v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने में आप u जीरो ले लेते हैं, ठीक है ना? तो उसके पास क्योंकि एक्सलरेशन होता है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है उस फ्री फॉल में पार्टिकल की, बट एक्सलरेशन की वजह से वेलोसिटी डेवलप होती है। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं है, एक्सलरेशन भी नहीं है, तो वेलोसिटी कहाँ से डेवलप होगी, नहीं होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, तो आप, हाँ, तो अब क्लियर है आपको ये कहाँ से आया बेटा, ये क्लियर है ना एकदम? चलिए, तो आपका एक मैं बोट वाला एग्जांपल कराता हूँ, जैसा एससी में शायद आपने देखा हो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि इस तरह का एक बोट है बेटा, पानी में बोट है ये। ठीक है, पानी में बोट है, बट इसने लिखा हुआ है कि आप वाटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान लेंगे, वाटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, और पहले आपका एक इंसान यहाँ पे खड़ा था, इस कॉर्नर पे था बोट के। ठीक है, बोट की लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी, बोट की लेंथ 10 मीटर दे रखी है, और बोला कि यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। मैन का मास कितना दे रखा है आपको, 30 kg, ये मास ऑफ मैन है, और मास ऑफ बोट कितना दे रखा है आपको, 60 kg दे रखा है, मास ऑफ बोट 60 kg। तो मैन शिफ्ट्स फ्रॉम, तो बेटा ये दिमाग में आना चाहिए, देखो ये जनरली जो आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, वेलोसिटी पूछता है, डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो बहुत रेयर चांस है कि इसमें एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना पड़ेगा। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हो जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, अभी एंगुलर मोमेंटम आएगा। ठीक है, तो मैन शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल, जो वाटर रेजिस्टेंस लगा रहा है अगर वो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट कितना होगा। ठीक है, मैन शिफ्ट फ्रॉम ए टू बी, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे एक बार आप देखिए, ये तो क्लियर है आपका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोट प्लस मैन पे कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स ऑन बोट प्लस मैन सिस्टम, नो फोर्स ऑन बोट प्लस मैन। ठीक है, बोट प्लस मैन के सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है, इनिशियली रेस पर भी था, तो इसलिए सिस्टम का डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो मैं कैसे करता हूँ,
आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि बोट के रिस्पेक्ट में मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है। कितना है बताओ ऋषिका, बोट के रिस्पेक्ट में मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना है ए से बी तक जाने में? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डेल्टा एक्स, बोट विद रिस्पेक्ट टू, नहीं ये यहाँ तक गया ना बेटा, तो बोट के रिस्पेक्ट में देखो लेंथ 10 मीटर है। हाँ 10 मीटर। तो मैंने बोट का डिस्प्लेसमेंट मान लिया, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डेल्टा एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा ये बताओ। अब मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, ये मैंने शुरू में बताया था आपको। तो m1v1 प्लस m2v2 जीरो होता है, m1v1 प्लस m2v2 से लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपने बोट का कितना मान लिया, आपको नहीं पता किधर है, आपको बस ये पता है कि ए से बी की तरफ इधर 10 मीटर हुआ है, राइट साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं आप उधर। ठीक है ना, राइट साइड को पॉजिटिव मान लिया। तो m1 मैन का मास मान लो कितना है, 30 है। मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, ये मैन का तो सेंट पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जितना उसका डिस्प्लेसमेंट है उतना ही सेंटर ऑफ मास, कितना लिखो बताओ मैन का डिस्प्लेसमेंट। 10 लिखो। नहीं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है, डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो 10 तो आपका बोट के रिस्पेक्ट में आएगा, तो आपको बोट का डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा ना उसमें, ये जो आपने माना है। रिलेटिव वाला फार्मूला ऋषिका बताइए। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बेटा। अब जैसे ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या होता है, ए का बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर मैन का आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल्टा एक्स ऑफ मैं, हाँ डेल्टा एक्स ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बोट प्लस डेल्टा एक्स ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है, 60 है, और इसका तो कितना है, बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसको आप 10 लिख देंगे। ये 10 है आपका। तो 30 × 10 इंटू डेल्टा एक्स ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 60 डेल्टा एक्स ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया आपका, ये कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 बाई, इधर 2 आ जाएगा, तो 3 डेल्टा एक्स बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, -10/3 आ जाएगा। माइनस आपको क्या बता रहा है कि मैन अगर इधर डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि आपने इधर 10 पॉजिटिव मान लिया। ठीक है ना, तो आपकी बोट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा बोट का। तो आपकी बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बैक साइड होगा। अगर मैन आपका किधर डिस्प्लेस हुआ है, ये नेगेटिव आया आपका, कब आया, जब आपने 10 को पॉजिटिव माना है, तो उसका मतलब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानी थी। नेगेटिव आने का मतलब है कि अगर बोट पर से मैन आगे जा रहा है, मैन आगे जा रहा है बोट पर से, तो बोट पीछे डिस्प्लेस हो, वो होना भी था, क्योंकि मैन आगे क्यों जा रहा है, बोट फोर्स लगा रही है, तो रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। तो उसका एक एग्जांपल अभी भी वीडियो में, जहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है, मोमेंटम पार्ट 1 में शायद, तो दूसरा एग्जांपल भी है। एक वैज पे से ब्लॉक नीचे आ रहा है, एक एग्जांपल मैं और कराऊंगा आपको नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है। तो बट आप यहाँ तक तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, वीडियो और नोट सब मिल जाएंगे आपको। उसके बाद ये पार्ट 1 में मिलेगा, मोमेंटम पार्ट 1 में, उसको मोमेंटम पार्ट 2 में डालूंगा। वो लिंक मैं सब शेयर कर दूंगा आज इवनिंग तक आपको पक्का। हाँ नेक्स्ट क्लास में मोमेंटम के सारे लेक्चर पढ़ के आने हैं। और अगर आपको टाइम मिले तो आप वो भी कर लेंगे, क्या, एससी भी, वो मुश्किल है, आप पढ़ के ही आ जाइए, अपन डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। पेपर है आपका? हाँ वो तो सिटी वाई वालों का है, आप भी देते हैं क्या वो? अच्छा 12th का ही है, ठीक है, तो 12th का पोर्शन ही है अच्छा ठीक है, तो आप